किसी भी देश को समझना हो तो कैसे समझें? शायद सबसे अच्छा तरीका है उसके जीवन का सिर्फ एक दिन देखना। तो चलिए हम 28 जनवरी 2026 के भारत में झांकते हैं। एक ऐसा दिन जो हमें एक साथ त्रासदी, तरक्की और बहस की कई परतें दिखाता है और सही मायनों में एक गतिशील देश की सच्ची तस्वीर पेश करता है। चलिए उस दिन की शुरुआत करते हैं। 28 जनवरी की सुबह है। देश भर में लोग बस अपने दिन की शुरुआत कर ही रहे थे कि तभी एक खबर बिल्कुल बिजली की तरह फैल गई। एक ऐसी खबर जो कुछ ही देर में हर टीवी स्क्रीन और हर बातचीत पर छा गई। हेडलाइंस कुछ इस तरह की थीं जो तुरंत किसी का भी ध्यान खींच लें। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्रीय सदमा था जिसने पूरे देश को सख्ते में डाल दिया। हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर हुआ क्या? और उस दिन की दुखद हकीकत ये थी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके साथ 4 और लोगों की एक विमान हादसे में मौत हो गई थी। एक इतने बड़े और प्रमुख राजनीतिक चेहरे का इस तरह से चले जाना पूरे देश के लिए वाकई एक बहुत बड़ा झटका था। अब देखिए, एक व्यक्तिगत त्रासदी तो ये थी ही, लेकिन इसके तुरंत बाद इसके बड़े राजनीतिक असर भी सामने आने लगे। क्योंकि देश शोक तो मना सकता है, लेकिन उसकी जो सियासी मशीनरी है वो तो नहीं रुकती, उसे चलते रहना होता है। और ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई बड़ा नेता अचानक चला जाता है तो सिर्फ एक कुर्सी खाली नहीं होती, बल्कि जो बने बनाए राजनीतिक समीकरण होते हैं वो भी हिल जाते हैं। तो इसका लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया पर क्या असर पड़ता है? देखिए, 2026 वैसे भी एक बड़ा सियासी साल होने वाला था। असम से लेकर केरल तक देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने तय थे। ये लोकतंत्र की एक सामान्य, एक नियमित चाल को दिखाता है। लेकिन देखिए, किसी भी लोकतंत्र का असली इम्तिहान सिर्फ तयशुदा योजनाओं पर चलने में नहीं होता। असली ताकत तो तब दिखती है जब कोई अचानक संकट आ जाए और सिस्टम बिना रुके खुद को उसके हिसाब से ढालकर आगे बढ़ता रहे। एक अप्रत्याशित घटना पूरी राजनीतिक दिशा बदल सकती है। और अजित पवार के निधन का सबसे पहला सियासी नतीजा क्या हुआ? उनके निर्वाचन क्षेत्र बारामती में एक उपचुनाव की घोषणा हो गई। ये एक सीधा साधा उदाहरण है कि कैसे एक अचानक हुई घटना तुरंत राजनीतिक कैलेंडर को बदल सकती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को एक नई दिशा में मोड़ देती है। तो एक तरफ तो पूरे देश का ध्यान इस राजनीतिक घटना पर था, लेकिन उसी वक्त भारत की कहानी के दूसरे जरूरी अध्याय भी लिखे जा रहे थे, क्योंकि किसी भी देश की पहचान सिर्फ उसकी राजनीति से नहीं होती। और उस दिन भी बहुत कुछ चल रहा था। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ एक तात्कालिक संकट है और दूसरी तरफ भविष्य के लिए बिना रुके काम चल रहा है। ये दिखाता है कि कैसे एक देश बड़े झटकों के बावजूद अपने लंबे समय के लक्ष्यों पर काम करना जारी रखता है। 2026 में भारत का जो वैज्ञानिक नजरिया है वो 3 मुख्य स्तंभों पर टिका है। ज्यादा स्मार्ट एआई, बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सेवा और अंतरिक्ष विज्ञान में एक नया दौर। यहाँ लक्ष्य सिर्फ खोज करना नहीं है, बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल समाधान बनाना है जो भारत की इतनी बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा कर सके। अब एआई के मैदान में भारत एक अलग ही रास्ता अपना रहा है। जहां दुनिया भर में बड़े और बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत करने वाले मॉडल्स बनाने का चलन है, वहीं भारत का ध्यान कुशल और स्थानीय एआई समाधानों पर है। लक्ष्य है ऐसी एआई बनाना जो कम डेटा और संसाधनों में भी काम करे और भारत की भाषाई विविधता के लिए भी काम की हो। और उधर अंतरिक्ष में भी भारत का सफर बिना रुके जारी है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन कर रहा है। गगनयान कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, जिसमें व्योम मित्र जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ मानव अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी हो रही है। और ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की खासियत को दिखाता है। महंगी दौड़ में शामिल होने के बजाय मिशन पर आधारित और किफ़ायती विज्ञान पर ध्यान देना। तो सियासत हो गई, विज्ञान हो गया, लेकिन उस दिन एक और मोर्चे पर बहुत हलचल थी, और वो था देश की अदालतें। यहाँ एक सामाजिक बहस चल रही थी जो दिखाती है कि कैसे एक राष्ट्र लगातार अपने जटिल अंदरूनी मुद्दों से जूझता रहता है। और ये उस दिन की कहानी का तीसरा और बहुत अहम पहलू है। एक तरफ राजनीतिक शोक और दूसरी तरफ वैज्ञानिक प्रगति के बीच देश की सर्वोच्च अदालत एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर विचार कर रही थी जो सीधे समाज के ताने बाने पर असर डालता है। ये बहस थी यूजीसी इक्विटी विनियम 2026 के बारे में।
अब ये है क्या? अगर आसान शब्दों में समझें तो ये कुछ नियम हैं जो उच्च शिक्षण संस्थानों यानी कॉलेज कैंपस में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए और उसके खिलाफ एक सिस्टम बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इन नियमों की जड़ें काफ़ी गहरी और दुखद हैं। ये नियम रोहित वेमुला और पायल तडवी जैसे मामलों के बाद लाए गए थे ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाओं को रोका जा सके और कैंपस में सभी के लिए एक सुरक्षित और बराबरी का माहौल बनाया जा सके। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे बड़े सामाजिक सुधारों के साथ होता है, इन नियमों को चुनौती भी दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसका तर्क है कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये हमें दिखाता है कि समानता की राह कितनी जटिल और विवादों से भरी हो सकती है। तो 28 जनवरी 2026 ये 3 अलग-अलग कहानियां, एक राजनीतिक, एक वैज्ञानिक और एक सामाजिक। जब हम इन तीनों को एक साथ रखते हैं तो आज के भारत की कैसी तस्वीर उभर कर सामने आती है? आइए इन सभी धागों को एक साथ पिरोकर देखते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये उस दिन के विरोधाभासों को साफ साफ दिखाती है। एक ही दिन में सुबह एक राजनीतिक त्रासदी की खबर आती है, दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट में बराबरी के नियमों पर बहस चल रही है और पूरा दिन साइंस मिशन अपना काम कर रहे हैं। शाम होते होते राजनीतिक सिस्टम खुद को ढालकर एक नए चुनाव की तैयारी भी कर रहा है। आखिर में भारत की कहानी किसी एक घटना से नहीं बनती। ये जटिलता, लचीलेपन और लगातार चलते रहने का एक अनूठा संगम है। यहाँ संकट और प्रगति एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और हमेशा साथ साथ चलते हैं। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। अगर सिर्फ एक दिन में इतनी सारी परतें खुल सकती हैं, एक देश जो एक ही वक्त में शोक भी मनाता है, बहस भी करता है और कुछ नया निर्माण भी करता है, तो ये उसके भविष्य के बारे में क्या बताता है? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प विचार है।